हेलो एवरीवन, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग मैनेजमेंट की। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रोल ऑफ लाइवस्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। भारतीय जो इकोनॉमी है उसके अंदर पशुपालन है, उसका क्या योगदान है, वो अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग मैनेजमेंट की। पशुओं का जो आवास होता है उसके प्रबंधन की अपन बात करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो पशुओं का आवास बनाने के लिए आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको जगह का चुनाव करना है, कौन सी जगह आपको पशुओं का आवास बनाना है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि पशुओं को कितना स्पेस चाहिए होता है, यानी कितने फ्लोर स्पेस की उनको आवश्यकता होती है रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाउसिंग मैनेजमेंट की। हाउसिंग मैनेजमेंट या आप कह सकते हो आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन। अगर बात करें कि अपने को अगर पशुओं का आवास बनाना है, पशुओं का अपने को हाउस बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है साइट सिलेक्शन, यानी जगह का चुनाव। जगह का चुनाव आपको प्रॉपर तरीके से करना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जगह का चुनाव करना है। तो सबसे पहले अपन इसी पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है साइट सिलेक्शन के दौरान। तो सबसे पहले है फार्म साइट सिलेक्शन। जगह का आपको चुनाव करना है, जिस जगह आपको आपका एनिमल फार्म बनाना है, पशुओं का बाड़ा बनाना है, पशुओं का आवास बनाना है, उस जगह का चुनाव करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। इसके बाद में ध्यान रखना है स्पेस रिक्वायरमेंट, कितना स्पेस आप पशुओं को देने वाले हो। अगर मैं बात करूं पहले हाउसिंग की, कि हाउसिंग है वो पशुओं के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो जो भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे बरसात है, गर्मी है, धूप है, सर्दी है, इन सभी से पशुओं को बचाने के लिए और उनसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनको हाउसिंग है उसकी आवश्यकता होती है। वैसे ही आपको भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में घर की ज़रूरत होती है। जैसे ही बारिश आती है आप सभी को भी घर की आवश्यकता होती है। अधिक सर्दी है तो आप भी घर में रहना पसंद करते हो, धूप है तो भी आप घर में रहना पसंद करते हो। तो वैसे ही पशुओं को ये सारी चीज़ें हैं वो जरूरी होती है उनके अधिक उत्पादन के लिए। तभी अपन उनसे अधिक से अधिक उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपन उनको प्रॉपर हाउस है वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो उनके अंदर बीमारियां अधिक होगी, उनका प्रोडक्शन है, उत्पादन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको उनको प्रॉपर हाउस है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो हाउसिंग इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। हाउसिंग क्यों जरूरी है भाई, क्यों मेंटेन हेल्थ के मेंटेनिंग के लिए। यदि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। कंफर्ट उसको प्रोवाइड करवाना है एंड प्रोटेक्शन टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम लाइव स्टॉक। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उससे लेना है अगर आपको, तो उसको एक कंफर्ट जोन आपको देना होगा। और कंफर्ट जोन के बाद में अपन उससे ज़्यादा उत्पादन है वो ले सकते हैं। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो आवास, स्वास्थ्य, आराम और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन सारी चीज़ों के लिए आवास की जरूरत है भाई, ताकि मवेशियों से अधिक उत्पादन है वो प्राप्त किया जा सके। ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा अगर आप उनको आराम दोगे, कंफर्ट जोन दोगे, सुरक्षा आप उनको दोगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उनको दोगे तो उनका प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसके लिए पशुओं के लिए आवास है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइट सिलेक्शन की, यानी जगह का अपने को चुनाव करना है। साइट सिलेक्शन, आप कह सकते हो सिलेक्शन ऑफ साइट, जगह का आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज, यानी वहाँ की जो लैंड है, भूमि है वो कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है। इसके अलावा उसके अंदर ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो कैसी है, पानी उसके अंदर इकट्ठा तो नहीं होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं, चूज ए साइट विथ गुड ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज। यदि आपने ऐसी जगह का चुनाव कर लिया जहाँ पे बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगह पे डिजीज फैलने का जो चांस है, बीमारियां फैलने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जो ऊंची हो, समतल हो और ऊंची हो, ऐसी जगह ही आपको पशुओं का बाड़ा है वो बनाना है। A slightly elevated area is ideal to it help in the proper water runoff। एक हल्के ढलान वाली जगह आपको चूज करनी है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, तो वो एक परफेक्ट एरिया माना जाता है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे जल निकासी वाले स्थान का आपको चयन करना है, ताकि पानी जमा न हो और बीमारियों का खतरा है वो कम हो सके।
एक थोड़ा ऊंचा क्षेत्र आदर्श है। ऊंची जगह आपको जाना है। पशुओं का जो बाड़ा अगर आप बना रहे हो तो नीची जगह आपको कभी भी पशुओं का बाड़ा है वो नहीं बनाना है। ऊंची जगह पे आपको पशुओं का बाड़ा बनाना है जहां बारिश का पानी इकट्ठा ना हो दोस्तों। ये पानी के सही भाव में मदद करता है। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है वो है सॉइल टाइप। जहाँ की वहाँ जो आप हाउस बना रहे हो वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, उसका प्रकार कैसा है, मिट्टी का प्रकार क्या है भाई। क्योंकि मिट्टी अगर वहाँ की उपजाऊ नहीं है, अनउपजाऊ है, अनफर्टाइल है, तो वहाँ पे आप पशुओं के लिए चारा है वो कैसे ग्रो करोगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। For soil that can support the structure of the housing and withstands the weight of the cattle and equipments. Sandy loam और loam soils are generally preferred. जहां आप पशुओं का बाड़ा बना रहे हो वहां पे जनरली कौन सी सोइल आपको देखनी है, या तो सैंडी लोम हो या लोम सोइल हो। ऐसी मिट्टी का आपको चुनाव करना है जो आवास की संरचना को सहन कर सके और पशुओं और उपकरणों के वजन को सहन कर सके। ऐसी मिट्टी पे आपको घर नहीं बनाना है जैसे आपने बाड़ा बना दिया और कुछ दिनों बाद में वो मिट्टी के अंदर चला गया, तो ऐसी मिट्टी या ऐसी जगह आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। आमतौर पर आपको ब्लूई मिट्टी या बालू मिट्टी है वो चूज करनी होती है। तो दो पॉइंट अपने हो गए हैं, टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज। सेकंड अपने देख लिया सोइल का टाइप, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए या ब्लूई मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा जगह है वो कैसी होनी चाहिए, ऊंची ऊटी होनी चाहिए। आप अगर पानी वहां पे बढ़ता है तो वहां आपको बाड़ा पशुओं का नहीं बनाना है। थर्ड चीज है वाटर सप्लाई, यानी पानी की पूर्ति आपको वहां पे करनी है। ऐसी जगह पे ही आपको घर बनाना है जहां पे प्रॉपर आपको पानी प्राप्त होता हो, पानी की प्रॉपर फैसिलिटी हो। यदि पानी ही नहीं होगा तो पशुओं को आप पिलाओगे क्या। इंश्योर ए रिलायबल एंड सफिशिएंट सोर्स ऑफ क्लीन वाटर फॉर द कैटल एंड बफेलो एंड अदर एनिमल्स भी अगर आप पाल रहे हो तो उनके लिए भी प्रॉपर पानी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोक्सीमेट proximity to a water source is crucial for daily needs and emergency. मवेशियों के लिए साफ पानी का एक विश्वसनीय और पर्याप्त स्रोत है वो सुनिश्चित करें। पानी के स्रोत के करीब होना दैनिक जरूरतों और आपात स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी पानी का जो सोर्स है वो पास में भी होना चाहिए, आपके फार्म के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर दूर आपके पानी का सोर्स हो। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी। The site should be easily accessible for the transportation of cattle, feed and equipments. Good roads access in the important for efficient operation. जो आपकी लैंड है, जो फार्म आपकी जगह का आप चुनाव कर रहे हो वो कहाँ पे होनी चाहिए भाई, मार्केट के एक तो पास में होनी चाहिए जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटी हो, व्हीकल वहाँ पे जा सके। जैसे आप कोई दाना ला रहे हो या चारा ला रहे हो या कोई इक्विपमेंट्स आप लेके आ रहे हो या पशु लेके आ रहे हो तो आराम से वहां पे व्हीकल है वो आ सके। रोड की फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्थल को मवेशियों और चारे उपकरणों के परिवहन के लिए आसानी से पहुंच योग्य होना चाहिए। अच्छे सड़क मार्ग की सुविधा कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। लेबर, ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है जहां पे लेबर है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, कम रेट के अंदर आपको लेबर है वो मिल सके, स्किल्ड लेबर आपको मिल सके। कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इन द एरिया। ऐसी जगह को आपको कंसिडर करना है जहाँ पे स्किल्ड लेबर है वो आपको आसानी से मिल सके। एडिक्वेट लेबर इज एसेंशियल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कैटल एंड फैसिलिटीज। ऐसी डे टू डे वाई लेबर है वो आपको प्रोवाइड हो सके, ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है। क्षेत्र में कुशल श्रम की उपलब्धता पर विचार करें। मवेशियों और सुविधाओं के लिए दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त श्रम आवश्यक है, यानी लेबर होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट की अगर अपन बात करें, बाजार की अगर बात करें कि बाजार है वो कहाँ होना चाहिए, तो जो आप अपना फार्म बना रहे हो बाजार से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बाजार के पास में होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं पशुओं से वो आप मार्केट में सेल करोगे। यदि मार्केट ज्यादा दूर होगा तो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। मार्केट पास में होना चाहिए, मार्केट से कोई भी फीड फोडर आपको लाना है तो आसानी से आप ला सको, तो ऐसी जगह आपको चूज करनी है। Assess the proximate to markets for selling cattle and dairy products. Being near a market can reduce transportation cost and time. यदि मार्केट आपका पास में होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो खर्चा आएगा व्हीकल का जो खर्चा आएगा वो कम होगा, इसके अलावा टाइम भी आपका बचेगा। मवेशियों या डेयरी उत्पादों को बेचने के लिए बाजार के करीब होने का आकलन करें। बाजार मार्केट है वो ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बाजार के करीब होने से परिवहन लागत और समय है वो कम लग सकता है भाई आपको।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की प्रॉपर फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। अब बिजली की क्यों चाहिए भाई, तो जो पशु है अगर ज़्यादा अमाउंट में आप रख रहे हो, ज़्यादा संख्या में रख रहे हो, तो आजकल है वो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा काम में ले जाते हैं। जैसे आपने डेयरी फार्म खोला तो आपको मिल्किंग के लिए मिल्किंग मशीन लगानी है, तो उसके लिए भी आपको लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा पशुओं में अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है आजकल अपन ऑटोमेटिक मशीन है उनके थ्रू करते हैं, तो उसके लिए लाइट की प्रॉपर फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। इंश्योर ए रिलायबल पावर सप्लाई फॉर लाइटिंग, फीडिंग सिस्टम एंड अदर इक्विपमेंट इन रिमोट एरिया, कंसिडर अल्टरनेटिव पावर सोर्स लाइक सोलर पैनल्स। यदि ऐसा एरिया है वहाँ पे लाइट की बहुत ही कमी रहती है, लाइट बहुत कम आती है, तो सोलर पैनल है वो आप लगा सकते हो। रोशनी या फीडिंग सिस्टम और अन्य उपकरणों के लिए एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। दूर दराज के क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर पैनल पर विचार कर सकते हैं, या जनरेटर आप रख सकते हैं, इन्वर्टर आप लगा सकते हैं, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। आपके आवास का वेंटिलेशन अगर सही नहीं होगा तो वहां पे बीमारियां हैं वो ज्यादा फैलेगी, पशुओं का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन एयर क्वालिटी एंड प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इश्यू। यदि वेंटिलेशन सही नहीं होगा तो पशुओं को श्वास लेने में डिफिकल्टी होगी और कई प्रकार की बीमारियां हैं वो उनके अंदर फैल सकती है। डिजाइन हाउस विथ एडिक्वेट एयर फ्लो एंड अवॉइड ओवर क्राउडिंग, और ओवर क्राउडिंग आपको नहीं करवाना है भाई पशु, यानी जितनी संख्या में पशु उस बाड़े के अंदर रह सकते हैं उतनी ही मात्रा में आपको रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने 100 की जगह 150 पशु है वो बाड़े के अंदर रख दिए हैं। वायु गुणवत्ता बनाए रखने और श्वसन समस्याओं से बचने के लिए वेंटिलेशन आवश्यक है। आवास को उचित वायु प्रवाह के साथ डिजाइन करें और भीड़ भाड़ से बचें, ओवर क्राउडिंग नहीं करें। नेक्स्ट है थर्मो न्यूट्रल जोन, TNZ। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, TNZ, थर्मल न्यूट्रल जोन। एक ऐसा जोन होता है जो पशुओं के लिए कंफर्ट होता है, ना तो उनके लिए ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना उनके लिए ये टेम्परेचर कम होता है, तो ये एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। तो ऐसा आवास आपको बनाना है। द साइट शुड बी आइडियल इन ए जोन वेयर द टेम्परेचर इज विद इन द थर्मो न्यूट्रल रेंज फॉर कैटल टू अवॉइड हीट स्ट्रेस और कोल्ड स्ट्रेस। यानी ऐसी जगह आपको आवास बनाना है जहां ना तो ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि पशुओं के लिए जो एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है वो वहां पे आप पशुओं को दे सको, जिससे उनके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है। स्थल को आदर्श रूप से उस क्षेत्र में होना चाहिए जहां तापमान मवेशियों के लिए थर्मो न्यूट्रल रेंज के भीतर हो। थर्मो न्यूट्रल रेंज है वो एक ऐसी रेंज होती है जो पशुओं के लिए टेम्परेचर है वो प्रॉपर होता है, ताकि गर्मी या ठंड से संबंधित तनाव से बचा जा सके। नेक्स्ट है मिसलेनियस, अन्य कुछ चीजें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कंसिडर अदर फैक्टर्स लाइक लोकल क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट है वातावरण है वो कैसा है, नॉइस लेवल, साउंड कितना है वहाँ पे, शोर शराबा कितना है, पोटेंशियल हैजार्ड्स, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं होती है जैसे अधिक बारिश आती हो, अधिक ओलावृष्टि होती हो, तो ऐसी जगह आपको नहीं बनाना है। एंड एनी लीगल जोनिंग रेगुलेशंस, और ऐसी जगह आपको नहीं बनाना है जहाँ पे कोई रेगुलेशन हो दैट मे इम्पैक्ट ऑन हाउसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल। स्थानीय जलवायु, शोर स्तर, संभावित खतरे और किसी भी कानूनी या जोगिंग नियमों के जैसे अन्य कारकों पर विचार करें और मवेशियों के पशुओं के आवार के प्रसंग को प्रभावित कर सकते हैं भाई, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो अपन ने 10 पॉइंट पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी भाई, हाउसिंग वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अपन बात करते हैं पशुओं के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट की, यानी पशुओं को कितने स्पेस की आवश्यकता होती है बाड़े के अंदर, पशु के लिए फर्श की जगह की आवश्यकता। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काऊ के लिए, गाय के लिए, गाय को कितने स्पेस की आवश्यकता होती है। तो अगर बात करें कवर्ड एरिया की और ओपन एरिया की, कवर्ड यानी बंद, आपने भी पढ़ा होगा, एक तो बंद आवास होता है, एक होता है खुला आवास। तो ओपन मतलब खुला आवास, कवर्ड मतलब बंद आवास। तो जो गाय है उसको कवर्ड के अंदर बंद आवास के अंदर चाहिए 3.5 मीटर स्क्वायर। ओपन में आपको जस्ट डबल करना है, 3.5 से कितना हो जाएगा भाई, 7 मीटर स्क्वायर। अगर बात करें अपन भैंस की, बफेलो की, तो भैंस है उसको गाय से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है।
अगर बात करें कवर्ड की तो 4 मीटर स्क्वायर, और ओपन में आपको क्या करना है, डबल करना है, जस्ट 8 मीटर स्क्वायर। और ये जो टेबल है इसमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है यंग स्टॉक, यदि छोटे बच्चे हैं 3 महीने तक के हैं तो उनको कवर्ड में चाहिए 1 मीटर स्क्वायर और ओपन में चाहिए 1.5 मीटर स्क्वायर। यदि 3 से 6 महीने के हैं तो कवर्ड में 1 मीटर स्क्वायर और ओपन में आप दे सकते हो 2.5 मीटर स्क्वायर। यदि यंग स्टॉक है 6 महीने से अधिक है तो आप कवर्ड में उसको दे सकते हो 2 मीटर स्क्वायर और ओपन में आपको डबल करना है 4 मीटर स्क्वायर। यदि प्रेग्नेंट एनिमल है, गर्भित पशु है, तो उसको आपको कवर्ड में भी 12 मीटर देना है और ओपन में भी आपको कितना देना है, 12 मीटर स्क्वायर। यदि आपने बुल पाला है, बेल आपने पाल रखा है या नर आप कह सकते हो, तो उसको आपको देना है कवर्ड के अंदर 12 मीटर स्क्वायर और ओपन में आपको देना है 120 मीटर स्क्वायर। इसको आपको ध्यान में रखना है, ओपन में 120 मीटर स्क्वायर और कवर्ड में 12 मीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेस है पशुओं के लिए, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सेमेस्टर एग्जाम में भी डेफिनेटली इसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।